बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर संभाग के आयुक्त सुदामा खाड़े को दोबारा जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है और अब संदीप यादव को जनसंपर्क आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं रश्मि अरुण शमी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव बनी है। साथ ही ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम संभाग में नए संभायुक्त संजय गोयल स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बने हैं। तो देखिए, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश शासन ने 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। जब से आचार संहिता खत्म हुई थी, तभी से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि प्रशासनिक फेरबदल देखा जा सकता है। पहले भी प्रशासनिक फेरबदल देखा गया, डॉक्टर राजेश राजौरा की मैं बात करूं या संजय शुक्ला की मैं बात करूं, और अब 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देर रात इसके आदेश जारी कर दिए गए थे और इसमें अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव स्तर के अफसर इधर उधर कर दिए गए हैं। तमाम लोगों के जो है तबादले कर दिए गए हैं। तमाम अधिकारियों के ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग में नए संभाग आयुक्त की पोस्टिंग की गई है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है और 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ग्वालियर संभाग के आयुक्त सुदामा खाड़े को दोबारा जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। भोपाल से जुड़ गए हैं मेरे साथ सूरज। ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखी जा रही है मध्य प्रदेश में। देर रात एक आदेश जारी किया जाता है जहां 14 आईएएस अफसरों का तबादला हो जाता है। इस पर क्या अपडेट्स हैं? निश्चित तौर पर अंजलि, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 14 आईएएस अफसर के तबादले किए गए हैं और दूसरे विभाग भी दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप देखिए, ग्वालियर संभाग के जो आयुक्त थे सुदाम खाड़े, उन्हें अब जनसंपर्क आयुक्त बना दिया गया है और शहडोल संभाग के जो आयुक्त थे उन्हें रीवा संभाग का आयुक्त बनाया गया। साथ में शहडोल संभाग के भी आयुक्त रहेंगे, क्योंकि रीवा संभाग के जो आयुक्त है 30 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं। उसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में नए आयुक्त की नियुक्ति हुई है। उसके अलावा जिन अफसरों को अलग अलग विभाग मिले हैं वो भी मैं बता देता हूं अंजलि। आप देखिए, सुदाम खाड़े की जो है ग्वालियर आयुक्त थे, उन्हें जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया। रश्मि अरुण शमी जो थी प्रमुख सचिव थी स्कूल शिक्षा विभाग की, उन्हें अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डॉक्टर संजय गोयल थे तकनीकी शिक्षा विभाग में सचिव थे, लेकिन अब उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। ऐसे करके किरण गोपाल तिवारी जो थे सचिव थे मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन विभाग के, उन्हें अब नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त बनाया गया है। तो जो 14 आईएएस अफसर हैं तबादले किए गए हैं। कुछ ऐसे आईएएस हैं जो सचिव थे, उन्हें नर्मदापुरम संभाग दे दिया गया। अलग अलग जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया सुदाम खाड़े को। जब ग्वालियर हमने देखा कि ग्वालियर संभाग के आयुक्त सुदामा खाड़े को दोबारा ये जिम्मेदारी दी है जनसंपर्क आयुक्त की, तो इस पर क्या कारण ये निकलकर सामने आ रहे हैं? 14 आईएएस अफसरों का तबादला कर देना, इसके पीछे कारण क्या देखे जा रहे हैं? देखिए, कई आईएएस अफसर ऐसे थे जो अपने विभाग में कई सालों से पदस्थ थे। अंजलि, ऐसे में ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुदामा खाड़े की जिनकी आप बात कर रही हैं, वो 3 महीने पहले ही उनको ग्वालियर संभाग का आयुक्त बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें भोपाल बुला लिया गया है और जनसंपर्क विभाग की अब जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये फेरबदल इसलिए भी, ताकि जो आईएएस अफसर एक विभाग में थे वो दूसरे विभाग में जाए और दूसरे विभाग वाले दूसरे विभाग में आए। आप देखिए ना किस तरह से अलग अलग विभागों में कई साल से जो ये तमाम आईएएस अफसर थे पदस्थ थे, लेकिन अब इनको नई जिम्मेदारी मिली है और ये नई जिम्मेदारी। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल इस अपडेट के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए अधिकारियों के तबादले तो हो गए हैं, लेकिन सरकार कामकाज लगातार चला रही है अपना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में होंगे शामिल और आज बैठकों का मैराथन चलने वाला है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की सीएम लेंगे बैठक, साथ ही साथ पीएम फसल बीमा सहित किसानों से जुड़ी योजनाओं की भी लेंगे रिपोर्ट और बजट सत्र की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा।
संसदीय कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग की भी बैठक लेंगे। तो वहीं 2023 के 9 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। एक तरफ जहां हमने देखा है कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है, वहीं आज जो बैठकें चलेंगी उसी बीच एक कार्यक्रम जो 2023 के नए 9 ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसी के साथ साथ किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग की बैठक लेंगे। पीएम फसल बीमा सहित किसानों से जुड़ी योजनाओं की भी रिपोर्ट लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसमें एक अहम चीज जो होनी है वो होनी है पूर्ण बजट पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार का प्रदेश के लिए, और बजट सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। एक बार फिर से लगातार बने हुए मेरे साथ। सूरज, आज बैठकों का मैराथन है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, उस पर क्या जानकारी, क्या अपडेट्स? निश्चित तौर पर अंजलि, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लगातार बैठकें करने वाले हैं और बैठकों का दौर चलेगा क्योंकि 1 जुलाई से मानसून सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर बजट सत्र को लेकर भी रिपोर्ट लेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिरकार हमारा बजट कैसा होने वाला है, कैसा बजट पेश करेंगे, क्योंकि 3 जुलाई को मोहन सरकार का बजट पेश होना है। किसान फसल बीमा योजना की जो है वो समीक्षा करेंगे, उससे जुड़े जो कार्य हैं उसकी समीक्षा करेंगे, और जो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग है उसके साथ बैठक भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बैठक करेंगे और उसके बाद जो 9 ट्रेनी आईएएस अफसर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलग अलग विभागों के साथ बैठक भी है, बैठक के साथ समीक्षा रिपोर्ट भी लेंगे, चाहे बजट को लेकर हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हो या फिर कृषि कल्याण विभाग की बैठक हो। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव इन विभागों के साथ बैठक और समीक्षा रिपोर्ट लेंगे। सबसे बड़ी मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए जरूरी बात यह है कि सामने बजट आने वाला है और बजट सत्र से पहले बजट कैसा रहेगा, कैसा बजट पेश होगा, क्योंकि अब पूर्ण बजट पेश होने वाला है मानसून सत्र में। 3 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होगा, उसकी भी समीक्षा करेंगे और कहीं ना कहीं जो बजट के अधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंजलि जी बिल्कुल, बहुत सारी प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, कर्ज लेने वाली है सरकार, बजट पेश होना है, तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये बैठकें बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, एक तरफ प्रदेश सरकार की तो बैठक है ही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी पहली बड़ी बैठक होने वाली है। चुनाव के बाद बीजेपी की ये पहली बड़ी बैठक होगी। 7 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा हो सकते हैं शामिल। बैठक में संगठन की आगे की रणनीति होगी तय, आगामी कार्यक्रमों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पहली बड़ी बैठक होगी जब से चुनाव खत्म हुए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने, 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई है। और अब इसके बाद ये पहली बड़ी बैठक होनी है। 7 जुलाई को ये बैठक होगी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। और बैठक में संगठन की आगे की रणनीति भी तय की जाएगी, साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। और देखिए, जहां देश में पेपर लीक अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, अब उसी से जुड़ी प्रदेश से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पेपर लीक पर कड़ा कानून लागू करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। परीक्षा अधिनियम 1937 में होगा संशोधन, अध्यादेश के जरिए हो सकता है लागू और कानून के उल्लंघन पर कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है, अधिकतम उम्र कैद की हो सकती है सजा। तो देखिए, नीट का मुद्दा हो या यूजीसी नेट का मुद्दा हो, पेपर लीक अब देश भर में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में केंद्र सरकार तो कानून ला ही चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस ओर एक कदम उठाया और अब तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। पेपर लीक पर कड़ा कानून करने की तैयारी में है एमपी सरकार। परीक्षा अधिनियम 1937 में होगा संशोधन, अध्यादेश के जरिए हो सकता है ये लागू और कानून के उल्लंघन पर कम से कम 2 साल की सजा। क्या कुछ कहता है कानून, क्या कुछ जानकारी है इस पर अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का, फोन लाइन पर जुड़ गए मेरे साथ। सूरज, अब पेपर लीक का मुद्दा, प्रदेश सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है, क्या अपडेट्स है उस पर?
निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, आज तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष जो है सदन में भी, यानी जो संसद का विशेष सत्र चल रहा है वहां भी उठाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मोहन सरकार है वो बड़ा कानून बनाने जा रही है, और कानून बनाने के बाद अंजलि जो कंपनी पेपर करवाती है, जो प्रोवाइडर है, जो कंप्यूटर सिस्टम या कॉलेज प्रोवाइड करती है, उस कंपनी के अलावा भी जो लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान जो नया कानून बनाया जा रहा है हो सकता है, और 10 साल तक की सजा हो सकती है। सजा जो भी होगी, अगर कोई व्यक्ति इस पेपर लीक मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं गैर जमानती सजा होगी, जमानत नहीं मिलेगी अगर पुलिस रिमांड में लेती है। और दूसरी बड़ी बात अंजलि ये है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने है उसको लेकर कहीं ना कहीं यह कानून बनाया जा रहा है, और कानून बनने के बाद एक्शन में सरकार दिखेगी कि अगर कहीं भी पेपर लीक का इनपुट मिलता है, कोई व्यक्ति पेपर लीक करवाता है, कहीं से भी पेपर लीक होता है, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, संपत्ति भी अटैच की जा सकती है, साथ में जुर्माने की राशि लगभग 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार बख्शने के मूड में नहीं है जो लोग पेपर लीक करवाते हैं, क्योंकि नेट हो, नीट हो या ऐसे कई पेपर हैं। बिल्कुल सूरज, छात्रों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकारें भी इस ओर नया कानून लाने जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज निकलकर सामने आया है। चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाती है कांग्रेस, ये कहा है उन्होंने। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सैम पित्रोदा के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को अपमान का घूंट पीना पड़ा। वो कांग्रेस का कितना शर्मनाक बयान था, और जब कांग्रेस ने कहा था हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, और अब जैसे ही चुनाव निकला तो कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हमला बोला है सीएम ने, सुनवाते हैं आपको। सच्चे अर्थों में कांग्रेस का चरित्र ही दोमुहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये सैम पित्रोदा का कांग्रेस का वापसी का दरवाजा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस हमेशा चुनाव के समय एक अलग रोल में रहती है और चुनाव के बाद असली चरित्र लाती है। और प्रदेश के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि 1 जुलाई से एमपी का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल और विपक्ष दोनों की तैयारियां हैं। दोनों अभी से एक दूसरे को खूब घेर रहे हैं। यकीनन यह सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, और इस सत्र को इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का सत्र। विधानसभा को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति। हंगामेदार होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोहन सरकार बनने के बाद यह पहला मॉनसून सत्र है, और इस बार जहां राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सख्त रुख अख्तियार कर रही है और कई मुद्दों को उठाने का प्लान बना रही है। इस बार सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जो भी घोटाले प्रदेश में हुए, चाहे नरसिंह का घोटाला हो, चाहे जल जीवन का घोटाला हो, चाहे सरकार ने, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसको याद दिलाएंगे, और इस पे जवाबदेही सरकार तय करेगी कि किन के कारण ये घोटाले हो रहे हैं। और रही 88,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है, तो सरकार कर्ज से किन के पेट भरना चाहती? क्या आम जनता के, प्रदेश की जनता के लिए विकास की बात करना चाहते, कि घोटालेबाज लोग जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, क्या उनके पेट भरना चाहती? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इस बार कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के इस्तीफा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस सदन में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, और इसे लेकर सदन में हंगामा भी कर सकती है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनके मन में क्या है वो बताएं, और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अलविदा कह चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा इस पर बात होना चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। ये सरकार का पूर्ण बजट होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र के लिए जहां सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन में अपनी बात रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है और इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में अपने मुद्दों को उठाएगी, जिसके चलते इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सदन के अंदर तो कांग्रेस पार्टी घेरने ही वाली है सरकार को, लेकिन सदन के बाहर भी गर्मा गर्मी जारी है। जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के रूफटॉप गिरने के मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक्स पर पोस्ट किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अत्यंत शर्मिंदगी का विषय है, अभी चुनाव के पहले जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल की जिस बिल्डिंग का पीएम ने उद्घाटन किया था, वो बिल्डिंग चंद महीने और एक बरसात में ही नहीं चल पाई। तो ये कांग्रेस पार्टी ने घेरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में। और देखिए, एमपी में 2 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराने वाले हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला लिया है। जवानों ने 1 अप्रैल को एनकाउंटर में 2 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था और 29 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट भी जाएंगे और शहीद स्मारक में जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर गृह विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने उपचुनाव को लेकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीआईजी को सौंपी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी और एसपी को कानून व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वोटिंग वाले दिन विवाद की स्थिति ना बने। तो एहतियात बरती जा रही है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अब 10 जुलाई को मतदान होना है अमरवाड़ा की सीट पर।